अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 7 जो चैप्टर नंबर 2 का है, जो वीक 4 का है, इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए टास्क की तरफ चलते हैं। आज का जो लेक्चर एजेंडा है जिसमें सबसे पहले डिस्कशन करनी है तो वो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है। इससे पहले हमने प्रीवियस चैप्टर्स में एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट को डिटेल से डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिज़ाइनिंग की थी। उसी की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इंशाल्लाह इस चैप्टर में डिस्कस की जाएगी, जिसमें सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा टास्क जो है वो टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, कितनी टाइप्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। तो दो किस्म की हैं, एक लो लेवल एक हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, इंशाल्लाह इसको आगे डिस्कस करेंगे डिटेल से। इस टास्क के आज के एजेंडे में ये जो सेकंड टास्क है इसको भी पढ़ेंगे। थर्ड टास्क जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है कि हाई लेवल लैंग्वेज को क्लासिफाइड कितने हिस्सों में किया जाता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आइए अपने पहले टास्क की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जिसमें प्रोग्राम क्या है उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं या स्टेटमेंट्स भी हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और उसके मुताबिक वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है, इसको प्रोग्राम कहा जाता है। यानी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ले लें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रोग्राम है जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं। इसी तरह एक्सेल एक प्रोग्राम है जिसमें हम मुख्तलिफ बजटिंग रिकॉर्ड्स और इसके अलावा मुख्तलिफ कैलकुलेशंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। इसी तरह हम जो हैं वो डेटाबेस की एग्जांपल ले लें तो वो एक प्रोग्राम है जो डेटाबेस रिलेटेड टास्क को परफॉर्म करता है। तो जितने भी आपको गेम रिलेटेड टास्क ले लें तो गेम एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसमें हम मुख्तलिफ जो हैं वो टास्क को परफॉर्म करते हैं। इंटरटेनमेंट्स के लिए हम ज़्यादातर उसको इस्तेमाल करते हैं। तो जितने भी आपको रिलेटेड टास्क नज़र आ रहे होते हैं वो सारे कंप्यूटर प्रोग्राम रिप्रेजेंट करते हैं और उसके मुताबिक जो है हम उस सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को, उस प्रोग्राम्स को किसी भी लैंग्वेज में डेवलप करके उसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसको प्रोग्राम कहा जाता है। अब प्रोग्राम के जो हैं जो स्टेटमेंट्स यूज़ होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसमें दो चीज़ें जहन में होनी चाहिए। सबसे पहले जो है वो सिंटेक्स क्या है और दूसरा सिमेंटिक क्या चीज़ है, जो बुक का पहला टास्क है। तो सिंटेक्स क्या है, ये रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स विच इज रिटन इन द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। यानी जो प्रोग्राम के अंदर आप हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आप लिखते हो, ठीक है, तो वो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मुताबिक, रूल के मुताबिक होनी चाहिए। तो जब रूल के मुताबिक स्टेटमेंट्स होंगे तो वो उसको आसानी से रन करेगा। अगर वो सिंटेक्स जो है वो रूल वायलेट करेंगे और आप अपनी मर्जी के स्टेटमेंट्स को लिखेंगे तो वो उसको रन नहीं करेगा, डायरेक्टली आपको सिंटेक्स एरर दे देगा। इसलिए सिंटेक्स का ख्याल रखना है कि जिस स्टेटमेंट्स को आपने लिखना है उस प्रोग्राम के अंदर वो अकॉर्डिंग टू दैट रूल फॉलो किया जा सके, जिसके मुताबिक उस स्टेटमेंट्स को रन कर सकें। जैसे आपको कहा जाए फॉर एग्जांपल के एक वेरिएबल ले लें, उसमें आप एक्सप्रेशन की एक वैल्यू असाइन कर लें। तो आप सबसे पहले जो है वेरिएबल्स को जो है वो यूज़ करोगे, कोई भी आप वेरिएबल का नाम रिप्रेजेंट करोगे और उस वेरिएबल्स के मुताबिक जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करोगे और असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद आप एक्सप्रेशन यूज़ करोगे और उसके बाद सेमी कॉलन जो है वो रिप्रेजेंट होगा। कुछ में सपोर्ट करता है, कुछ में नहीं करता है, इसलिए याद रखें हमने चूंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी है सी, तो सी के अंदर फिर आपको ये सेमी कॉलन भी साथ लिखना ज़रूरी होता है। तो मीन्स अकॉर्डिंग टू दैट रूल अगर हम यही स्टेटमेंट उस तरीके से लिखेंगे तो ये काम करेगा, अगर हम रूल को वायलेट करेंगे तो डायरेक्ट आपको एरर देगा। सो दिस इज कॉल्ड सिंटेक्स। अब सिंटेक्स के बाद जो है वो नेक्स्ट टास्क सेमेंटिक जो होता है, ये मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताता है। यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरीके से टास्क को परफॉर्म करेगा, वो जो है सेमेंटिक रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो स्टेटमेंट आप लिखोगे वो एवेलुएट होंगे, कैसे होंगे, परफॉर्म कैसे होंगे, उसको हम सेमेंटिक से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए यानी कि डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड।
जो स्टेटमेंट्स आपने उस प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल किए होंगे वो एक सीक्वेंस में रन करेगा और उसमें सबसे पहले कौन सी चीज़ एवेल्युएट होगी, ये सारे सेमेंटिक्स रिप्रेजेंटेशन है। क्योंकि अगर सेमेंटिक ठीक होगा, मीनिंग ऑफ द प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट ठीक होगी, तो आप स्टक नहीं होंगे, कोई भी टास्क इजीली परफॉर्म कर सकेंगे उसमें। जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल दी है असाइनमेंट स्टेटमेंट। अगर मैं किसी वेरिएबल एक्सप्रेशन को किसी वेरिएबल में असाइन करता हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले देखिए मैंने वेरिएबल यूज़ किया है, उस वेरिएबल के बाद मैंने एक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया और फिर एक एक्सप्रेशन यूज़ किया। एक्सप्रेशन क्या होता है कि जब आप दो या दो से ज़्यादा ऑपरेंट्स, ठीक है, उसको आप किसी भी ऑपरेटर के साथ कंबाइन करते हो तो उसको एक्सप्रेशन का जो है वो कहा जाता है। इसलिए जब आप प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट में इस तरह स्टेटमेंट लिखते हो तो सबसे पहले एवेल्युएशन जो होगी, ऑपरेशन जो होगा वो a प्लस बी का होगा, उससे जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को फिर सम में आके स्टोर करेगा। तो इस तरह जो है सेमेंटिक का टास्क जो है वो एग्जीक्यूट होता है। तो जितनी भी स्टेटमेंट होंगी वो मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बताए उसको सेमेंटिक कहा जाता है। यहाँ पर वही चीज़ डिटेल से बताइए कि सेमेंटिक statement to be perform the expression, that is add the value stored in the variable a and b and then store the result in the variable sum। तो इसको हम सेमेंटिक से रिप्रेजेंट करेंगे। आइए नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। सेकेंड टास्क जो है वो टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं कि कौन कौन से टाइप्स जो हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के इस्तेमाल होते हैं। तो उसमें मशीन है, असम्बली लैंग्वेज है और हाई लेवल लैंग्वेज है। इसको डिस्कस करते हैं। तो आइए चलते हैं टास्क की तरफ। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज विच इज अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर। ठीक है, यानी जो भी लैंग्वेज जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी टूल या कोई भी सॉफ्टवेयर जिसमें एक प्रोग्रामर जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को या स्टेटमेंट्स को राइट करता है ताकि कंप्यूटर उसके मुताबिक उस टास्क को एग्जीक्यूट कर सके, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। तो चाहे वो हाई लेवल लैंग्वेज की कोई भी लैंग्वेज हो, सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, तो उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिप्रेजेंट करेंगे। अब कितने टाइप्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वो डिस्कस करते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहले जो है वो लो लेवल लैंग्वेज है। लो लैंग्वेज को क्लासिफाइड टू टाइप्स में किया जाता है। एक को मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। तो मशीन लैंग्वेज क्या है उसको पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद दूसरी असम्बली लैंग्वेज है, इंशाल्लाह वो आगे आएगी। तो मशीन लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज विच इज डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी इसके लिए किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है। कंप्यूटर डायरेक्टली उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। वाई? बिकॉज इट इज क्लोज टू द हार्डवेयर एंड इट इज फार फ्रॉम द ह्यूमन। इसलिए इसको हम कहते हैं मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज। वो लैंग्वेज जो मशीन ओरिएंटेड हो, वो लैंग्वेज जो प्योरली बाइनरी फॉर्म में लिखी जाती है उसको मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। और मशीन लैंग्वेज हमेशा याद रखें वो प्रोग्राम डिपेंडेंट होगा। इसको हम प्रोग्राम भी कहते हैं, इसको हम मशीन डिपेंडेंट भी कहते हैं। मशीन डिपेंडेंट से मुराद ये है कि आप जो प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में लिखोगे सिर्फ उसी प्लेटफॉर्म यानी उसी टाइप के कंप्यूटर पे काम करेगा, दूसरे टाइप के कंप्यूटर पे आप उस प्रोग्राम को नहीं चला सकते। इसको मशीन डिपेंडेंट या प्रोग्राम डिपेंडेंट कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इंटेल के सिस्टम पे प्रोसेसर पे आपके जो प्रोग्राम चल रहा है आप उसको मोटरोला के सिस्टम पे चलाओगे, दैट कैन नॉट बी वर्कड। ठीक है, तो इसलिए ये ख्याल रखना है कि ये मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करता है। जिस प्रोग्राम को जिस मशीन के लिए डेवलप किया जाता है उसी पे वो काम करेगा। दैट्स व्हाई ईच कंप्यूटर हैज इट्स ओन मशीन लैंग्वेज। उसके बाद वो मैंने बता दिया कि मशीन जो है ये प्योरली बाइनरी फॉर्म में जो है वो स्टेटमेंट्स को लिखता है। इसलिए जब बाइनरी फॉर्म में लिखेगा तो फिर कंप्यूटर को ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, वो कंप्यूटर डायरेक्टली उसको अंडरस्टैंड कर लेता है। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय द ह्यूमन। Why? Because it is written in a binary form that is difficult to understand by the users। ठीक है, और प्रैक्टिकली जो है वो कोई भी प्रोग्रामिंग अभी तक डन नहीं हुई है मशीन लैंग्वेज में, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लर्न। इसलिए इसको जो है वो ओवरकम करने के लिए एक और लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज में डेवलप की गई। असम्बली लैंग्वेज जो है ये एक और दूसरी लो लेवल लैंग्वेज है जो वन स्टेप अबव है मशीन लैंग्वेज की। इसमें हम सिंबॉलिक कोड्स यूज करते हैं और एब्रिविएशंस।
जिसको हम निमोनिक्स कहते हैं। एम इज साइलेंट इन दिस सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड निमोनिक्स। तो इसलिए याद रखें निमोनिक कोड से मुराद ये है कि यहाँ पर सिंपल शॉर्ट इंग्लिश वर्ड्स यूज किए जाते हैं। अब इंग्लिश वर्ड्स जो हैं ये अंडरस्टैंड करना आसान होता है बनिस्बत मशीन बाइनरी फॉर्म के, इसलिए यूजर के लिए ये आसान होता है, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू लर्न, दैट मीन्स इजी टू राइट द प्रोग्राम एज कंपेयर टू द मशीन लैंग्वेज। मशीन के लैंग्वेज के जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं, एक तो उस पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, एरर प्रोन्स उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए जो है वो एग्जीक्यूट करना मुश्किल होता है एक यूज़र के लिए। और टेक्निकल यूज़र होगा तो इसको रन करेगा, नॉट टेक्निकल उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। इसी तरह असम्बली लैंग्वेज में जो सिंपल शॉर्ट वर्ड्स और कोड्स यूज़ होंगे वो इंग्लिश में लिखे जाते हैं और उसके मुताबिक उस टास्क को एग्जीक्यूट किया जाता है। असम्बली लैंग्वेज में ये है कि ये भी प्रोग्राम डिपेंडेंट है, क्योंकि ये भी लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है, ये भी क्लोज टू हार्डवेयर है और फार फ्रॉम ह्यूमन है। प्रोग्राम डिपेंडेंट के बारे में ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, इट्स मशीन डिपेंडेंट, यानी जिस मशीन पे ये प्रोग्राम काम करेगा उसके दूसरे प्लेटफॉर्म पे वो काम नहीं कर सकेगा। और असम्बली के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जहन में रखने हैं। ऐसा करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जनरली जो प्रोग्राम असम्बली लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, एक तो उसके लिए स्टोरेज लेस रिक्वायर्ड होती है, कम स्टोरेज पे भी आराम से जो है वो चल जाता है, और एक रनिंग फास्टली यानी शॉर्ट टाइम में क्विकली जो है टास्क को परफॉर्म कर देता है एज कम्पेयर टू द हाई लेवल लैंग्वेज। यानी कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं जहां पर हाई लेवल लैंग्वेज इतनी जल्दी उस टास्क को परफॉर्म नहीं करते जितनी जल्दी वो असम्बली लैंग्वेज टास्क को परफॉर्म कर लेता है। दूसरा टास्क ये है कि जो भी आप प्रोग्राम्स जो हैं असम्बली लैंग्वेज में लिखते हो वो ईजियर टू लर्न होता है, और उस प्रोग्राम्स के जो मशीन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। मशीन लैंग्वेज में डिफिकल्ट टू लर्न है, वाई इट इज रिटन इन अ बाइनरी फॉर्म, एंड assembly language write a mnemonic codes, a symbolic codes which is the abbreviation which can be easily understand by the users। इसलिए assembly language जो है ज़्यादातर कॉमनली सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए इस्तेमाल होते हैं, याद रखें। यानी हम इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो प्रोग्राम्स हैं वो बनाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के प्रोग्राम्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो हैं वो यूटिलिटीज़ प्रोग्राम जो सिस्टम सॉफ्टवेयर रिलेटेड होंगे उसके प्रोग्राम ज़्यादातर हम असम्बली लैंग्वेज में डेवलप करते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम को जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता आपके असम्बली लैंग्वेज प्रोग्राम, इसलिए जो है वो उसके लिए फिर हमें हाई लेवल लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, ताकि ज़्यादातर जो है हम एप्लीकेशन में ही काम करते हैं, तो उसके लिए फिर हमें हाई लेवल लैंग्वेज रिक्वायर्ड होती है। असम्बली लैंग्वेज चूंकि इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करता है तो उसके लिए एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है। अब ट्रांसलेटर जो असम्बली लैंग्वेज का है उसका नाम असम्बलर है, याद रखें। एमसीक्यूज में आता है कि वो कौन सा ट्रांसलेटर यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंट किया जाता है एमसीक्यूज में, जो असम्बली लैंग्वेज के जो सो प्रोग्राम है उसको मशीन में कन्वर्ट करें। इसलिए असम्बलर वो ट्रांसलेटर है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि जो प्रोग्राम आप असम्बली लैंग्वेज में लिखते हो उसको वो कन्वर्ट करते हैं मशीन में, ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करके रन कर सके। सो आई होप आपको असम्बली लैंग्वेज क्लियर हो चुका है। आइए नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग जो है इट इज कॉल्ड ह्यूमन ओरिएंटेड। इसको हम ह्यूमन ओरिएंटेड भी कहते हैं, इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि ये प्योरली इंग्लिश स्टेटमेंट्स में लिखा जाता है। इसमें कोई बाइनरी फॉर्मेट नहीं होता है, कोई निमोनिक कोड्स नहीं होते, शॉर्ट कोड्स, प्योरली सारा का सारा स्टेटमेंट जो है ये इंग्लिश में लिखा जाता है, जिसको एक यूजर जो है वो आसानी से अंडरस्टैंड कर सकता है रादर देन अंडरस्टैंडिंग बाय द मशीन, ठीक है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि इट इज क्लोज टू द ह्यूमन एंड फार फ्रॉम द मशीन लैंग्वेज। इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज जो प्रोग्राम हम उसमें कॉमनली इस्तेमाल करते हैं वो एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी डेवलप कर सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। अब हाई लेवल लैंग्वेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर पेपर में आता भी है, आपने इसको याद भी करना है। सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये सिंपल होते हैं, ठीक है, ईजियर होते हैं एंड यूजर को अंडरस्टैंड करना, वाई बिकॉज प्योरली इंग्लिश ओरिएंटेड होते हैं। लेस प्रोन टू एरर्स, अगर कोई एरर आता भी है तो उसको डिटेक्ट करना आसान होता है, उसको रिमूव भी इजीली किया जा सकता है, क्योंकि जब यूजर के समझ में आए एक टास्क तो वो इजीली डिटेक्ट और रिमूव किया जा सकता है।
दूसरा ये है कि हाई लेवल लैंग्वेज आर नॉट मशीन डिपेंडेंट, यानी इसके लिए ख़ास स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं होती है, यानी आप इसके प्रोग्राम्स को किसी भी प्लेटफॉर्म के कंप्यूटर पे चला सकते हैं। वो एक रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी कि एक ही कंप्यूटर पे उसी प्रोग्राम को सपोर्ट करेगा। आप उसको चाहे इंटेल के सिस्टम पे चलाएं, उसको मोटरोला के सिस्टम पे चलाएं, एमडी के सिस्टम पे चलाएं, ठीक है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो है उस प्रोग्राम के सॉफ्टवेयर को रन करना चाहें, आप विंडोज के बेस ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो है उस प्रोग्राम्स को रन करना चाहें, तो ये सब पे, मैक सिस्टम पे आप उस प्रोग्राम को रन करना चाहें तो सब पे जो है वो काम करेगा। इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज आर नॉट मशीन डिपेंडेंट, ठीक है। इसलिए इसके अलावा जो है, चूंकि ये इंग्लिश में लिखे जाते हैं, तो उसका थर्ड पॉइंट ये है कि इसके लिए आपको दो ट्रांसलेटर चाहिए होते हैं, एक को कंपाइलर कहा जाता है, दूसरे को इंटरप्रेटर कहते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या फ़र्क है, ये इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखें, जिस तरह असम्बली के लिए असम्बलर चाहिए ट्रांसलेटर, इसी तरह हाई लेवल लैंग्वेज के जो सोर्स प्रोग्राम है उसको कन्वर्ट करने के लिए भी ट्रांसलेटर चाहिए होते हैं, और वो ट्रांसलेटर कंपाइलर और इंटरप्रेटर है, ठीक है, जो सोर्स प्रोग्राम को मशीन में कन्वर्ट कर सके ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करके उसके मुताबिक एग्जीक्यूट कर सके। चौथा पॉइंट जो है कि हम आसानी से हाई लेवल लैंग्वेज में एरर्स को फाइंड भी कर सकते हैं, उसको रिमूव भी कर सकते हैं। इस प्रोसेस को डिबग कहा जाता है। दैट्स व्हाई इट इज इजियर इन हाई लेवल लैंग्वेज एज कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। प्योरली इंग्लिश ओरिएंटेड होता है, इसलिए जो है उसको डिटेक्ट करना इजीली हो जाता है। अकॉर्डिंग टू रूल अगर हम चलते हैं तो फिर अगर एक रूल वायलेट करेंगे तो सिंटेक्स एरर डायरेक्टली आकर होता है, जिसको हम आसानी से डिबग कर सकते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो हाईली स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाईली स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मुराद है कि हम एक लार्ज प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में इजीली डिवाइड कर सकते हैं, जिससे हम आसानी से उस टास्क को हैंडल कर सकें। दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। आइए नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। तीसरा जो एजेंटेड टास्क है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑलरेडी हम हाई लेवल कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ चुके हैं, तो दोबारा यहाँ पर डिस्कस नहीं किया जाएगा। क्लासिफिकेशन देखते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज की क्लासिफिकेशन कौन सी है, तो आइए चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज में जो सबसे पहले है वो है प्रोसीजरल लैंग्वेज। अब प्रोसीजरल लैंग्वेज जो है वो क्या है, तो प्रोसीजरल लैंग्वेज इज द लैंग्वेज विच इज बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। अब मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग पे जो है वो बेस करता है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है कि आप एक लार्ज प्रोग्राम को डिवाइड करते हो स्मॉल पार्ट्स में, इसको मॉड्यूल्स कहा जाता है। उस मॉड्यूल्स को हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। अब मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग जो है ये मॉड्यूल्स जो इस्तेमाल करता है वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, जो आप एग्जीक्यूट एक से ज़्यादा जो है वो प्रोग्राम में से ज़्यादा दफ़ा प्रोग्राम में कर सकते हो। यानी हम एक स्टेटमेंट, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को जो है वो एक मॉड्यूल में लिखेंगे एक मरतबा, लेकिन अगर हम उसको मल्टीपल टाइम्स रन करना चाहें तो हम उसको इजीली रन कर सकते हैं। दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग्स। इसलिए हम इसको इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं, इजी टू डिज़ाइन। इस दूसरे जो है वो आसानी से उसको मॉडिफाई चेंज किया जा सकता है। तीसरा ये कि जो प्रोग्राम इंग्लिश ओरिएंटेड में स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं उसको इजीली फाइंड एंड रिमूव किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड डिबग अ प्रोग्राम इन अ प्रोसीजर लैंग्वेज। अब कौन कौन से एग्जांपल्स जो हैं वो प्रोसीजर लैंग्वेज में आते हैं, तो उसमें देखें सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज सी। सी एक हाईली स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। ये सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें डेवलप किया जाता है। इसके अलावा जो है फोर्ट्रैन है, जो आपकी बुक में एग्जांपल्स है मैं वो सामने लिख रहा हूँ, आप बुक से भी साथ देख सकते हैं। फोर्ट्रैन जो है ये फार्मूला ट्रांसलेशन है, ज़्यादातर इंजीनियरिंग पर्पजेस के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है, जिसमें हम मुख्तलिफ कैलकुलेशन जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। इसी तरह जो है वो आपके कोबॉल है। कोबॉल इज़ कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये वो लैंग्वेज है जो बिजनेस पर्पजेस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। कोबॉल लैंग्वेज, इसमें जो लैंग्वेज के स्टेटमेंट्स होते हैं वो काफ़ी लेंथी होते हैं, लेकिन ईजी टू रीड एंड राइट कर सकते हैं। इसके अलावा बेसिक इज़ अनदर लैंग्वेज। बेसिक जो है ये लैंग्वेज 1964 में डेवलप की गई थी, और ये ज़्यादातर सिंपल सिंटेक्स की वजह से एजुकेशनल पर्पजेस में ज़्यादातर जो है बेसिक लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है,
जिसका एब्रिविएशन है बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. इट इज़ यूज फॉर एजुकेशन पर्पस. दीज आर सम एग्जांपल्स, मैंने कुछ यहाँ मेंशन कर दिए. तो ये सारे के सारे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसमें ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग सपोर्ट है, और हम इसमें आसानी से कोई भी प्रोग्राम डिज़ाइन और मॉडिफाई और डिबग कर सकते हैं. दूसरा जो क्लासिफिकेशन में हाई लेवल लैंग्वेज में है वो है स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज. स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज जो है ये 3 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स एलिमेंट्स को इस्तेमाल करता है, जिसके ज़रिए आप कोई भी टास्क को इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हो और उसको आसानी से हम रन कर सकते हैं. उसमें सबसे पहले सीक्वेंशियल है, दूसरा है सिलेक्शन और तीसरा है रिपीटिशन. सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है जिसमें आप लॉजिकल सीक्वेंस में सारे के सारे स्टेटमेंट लिखते हो और उसको सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट किया जाता है. यानी जब आप स्टेटमेंट्स को सीक्वेंस में लिखोगे तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो है वो उसको सीक्वेंस में ही रन करेगा. दैट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर. उसके बाद दूसरा है वो सिलेक्शन स्ट्रक्चर. ठीक है, इट्स नॉट अ टाइप, ठीक है, लेकिन हम चूंकि बुक में आपके रिप्रेजेंटेशन है तो हम उसको क्लासिफाइड कर रहे हैं. यानी स्ट्रक्चर के ये जो आपको यहाँ पर टाइप्स नज़र आ फंडामेंटल एलिमेंट्स, इसकी टाइप्स नहीं है, लेकिन ये उसके अंदर जो इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ एलिमेंट्स उसको बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसको हम स्ट्रक्चर एलिमेंट से लैंग्वेज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है वो बेस्ड करता है, याद रखिए, कंडीशन पे. अगर कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो जाएगी, ट्रू होगी, तो आपके ट्रू स्टेटमेंट रन होंगे. अगर आपकी कंडीशन फाल्स होगी तो फाल्स स्टेटमेंट होगा. इसको सिलेक्शन, वन ऑफ द कॉमन दैट इज यूज इफ एल्स स्विच. ठीक है, ये सारे इस्तेमाल होते हैं. ऑलरेडी हम एल्गोरिथम फ्लो चार्ट में भी थोड़ी डिस्कशन उसकी कर चुके हैं. रिपीटिशन जो है इसको लूप्स कहा जाता है. यानी लूप भी वो लैंग्वेज का एलिमेंट है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो एलिमेंट है जो एक स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को मेनी टाइम रन करता है until the condition is met. जब कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो वो आपकी कंडीशन को स्टॉप करके प्रोग्राम को स्टॉप कर देता है. यानी आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम रन करना चाहते हो, इसको हम लूप भी कहते हैं, इसको हम रिपीटिशन भी कहते हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चर लैंग्वेज. उसके बाद जो नेक्स्ट टास्क है जिसको हमने डिस्कस करना है वो है आपके द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो आइए चलते हैं उसकी तरफ. क्लासिफिकेशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज में जो थर्ड टास्क जो है वो क्लासिफाइड टास्क है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऊप. ऊप जो है वो बेस्ड करता है क्लास और ऑब्जेक्ट पे, जिससे हम रियल वर्ल्ड की इंटिटीज को रिप्रेजेंट कर सकें. इंटिटीज आप कुछ भी ले सकते हैं, चाहे आप व्हीकल ले लें, आप जो है फर्नीचर ले लें, आप जो है पर्सन ले लें. ठीक है, इसके अलावा जो है आप स्टूडेंट ले लें, बिल्डिंग ले लें, एक्सेट्रा, जो हैं वो सारे के सारे एंटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं. यानी वो रियल वर्ल्ड एंटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ऊप के अंदर क्लास और ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना होता है. इसलिए प्रोग्रामिंग फैसिलिटी जो प्रोवाइड की जाती है ऊप लैंग्वेज में वो बेस्ड करती है ऑब्जेक्ट पे. अब उस ऑब्जेक्ट्स के जो हैं वो स्टूडेंट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको व्हीकल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्डिंग से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो हम मुख्तलिफ जो हैं वो रियल वर्ल्ड के एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करके उस टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग ऊप लैंग्वेज में. थर्ड टास्क जो है कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो हैं ये प्रोवाइड सेट ऑफ रूल्स फॉर डिफाइनिंग एंड मैनेजिंग ऑब्जेक्ट. उस ऑब्जेक्ट्स को आप इजीली मैनेज कर सकते हो उस रूल के मुताबिक जो उस ऊप लैंग्वेज में डिफाइंड है. तो हम इजीली ऑब्जेक्ट को बना भी सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट्स को जो है वो मैनेज भी कर सकते हैं. ऑब्जेक्ट के अंदर जहन में रखे दो चीज़ें यूज होती हैं, एक आपका डेटा, एक आपका फंक्शन. डेटा जो होता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स को बताता है, या हम उसको प्रॉपर्टीज भी कहते हैं. और जो बिहेवियर होता है वो फंक्शंस रिप्रेजेंट करता है. यानी फंक्शन इज बेसिकली रिप्रेजेंट एज अ बिहेवियर, यानी सेट ऑफ एक्टिविटीज जो उसके अंदर परफॉर्म होंगी जिसके मुताबिक उस टास्क को एवेल्युएट किया जाएगा, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे फंक्शन से. तो दो चीजें ऑब्जेक्ट्स में यूज होती हैं. और क्लास जो होता है, जो यहाँ पर स्टार्ट में ही डिस्कस किया कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं, तो क्लास में ये होता है कि क्लास एक, फॉर एग्जांपल, आपका एक कंटेनर है. ठीक है, उसके अंदर जब आप एक ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करोगे तो उस ऑब्जेक्ट्स के डेटा और फंक्शंस जो हैं वो स्पेसिफाइड किए जाते हैं. इसलिए क्लास जो है ये एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है.
तो मल्टीपल क्लासेस मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे और उसके जो डेटा और फंक्शन होंगे वो उस क्लास के अंदर हम यूज करेंगे, स्पेसिफाइड करेंगे, ताकि हम उस क्लास के अंदर उस टास्क को रन कर सकें। दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये दोनों क्लास एंड ऑब्जेक्ट ये ऊप में इस्तेमाल होते हैं ताकि हम उसके मुताबिक रियल वर्ल्ड की एंटिटीज को रिप्रेजेंट कर सकें। हर लैंग्वेज में इजी टू डिज़ाइन, मॉडिफाई एंड डिबग अ प्रोग्राम, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज है, आसानी से डिज़ाइन भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, डिबग भी इजीली कर सकते हैं। प्योरली इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं जिसको हम इजीली इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कुछ एग्जांपल समझते हैं ताकि आपको ज़रा समझ आ जाए कि ऊप कि जो रियल वर्ल्ड एंटिटीज को रिप्रेजेंट किया जाता है उसमें डेटा क्या होते हैं, उसमें फंक्शन क्या होते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको एक ऑब्जेक्ट जो है आप क्रिएट करते हो व्हीकल का, तो व्हीकल के अंदर जो है वो कौन से डेटा होते हैं, कौन से फंक्शन होते हैं। तो उसमें अगर मैं इसकी डिफाइंड टास्क को लूँगी, यानी डेटा उसके अंदर यानी एट्रीब्यूट्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, तो देखिए व्हीकल के अंदर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर ऑफ व्हील्स, दिस इज द फर्स्ट टास्क। दूसरा जो है नंबर ऑफ डोर्स, लेफ्ट डोर, राइट डोर, ये सब उसके एट्रीब्यूट्स होंगे। इसी तरह जो है वो कलर ऑफ द व्हीकल, इस तरह जो है नंबर ऑफ सीट्स ऑफ द व्हीकल, ये सब जो है एक्सेट्रा, ये सब क्या है, दीज आर बेसिकली द कॉमन एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस तरह जो है मैंने आपको कहा दूसरा फंक्शन, फंक्शन मीन द सेट ऑफ एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज जिसके मुताबिक आप उस टास्क को परफॉर्म करते हो उस ऑब्जेक्ट के। तो उसमें कौन सा है, फॉर एग्जाम्पल स्टेयर है, लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है, सो दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंट एज ए स्टेयर। इसके बाद जो है वो एक्सेलरेट है, एक्सेलरेट से आप स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकते हो, तो ये एक फंक्शन है जो परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। इसी तरह जो है वो आपके ब्रेक है, तो याद रखिए ये जो ब्रेक, एक्सेलरेट और स्टीयर है ये आपके फंक्शंस रिप्रेजेंट करेंगे और उस व्हीकल के, और जो आपके ये व्हील्स और नंबर ऑफ डोर्स, कलर्स, नंबर ऑफ सीट्स हैं वो आपके जो है रिप्रेजेंट करेंगे डेटा को। अब ये दो डेटा और फंक्शन जो हैं ये हर ऑब्जेक्ट में होते हैं। इस डेटा और ऑब्जेक्ट्स को हम क्लास के अंदर इस्तेमाल करते हैं और उसके मुताबिक उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये तो एक रियल वर्ल्ड की एंटिटी हो गई जिसको हम डेटा एंड फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह हम पर्सन की एक एग्जांपल ले लें, तो पर्सन जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट्स के भी डेटा और फंक्शन है, यानी एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज हैं, इस तरह उसके फंक्शंस हैं। तो अगर हम पर्सन की कॉमन एट्रीब्यूट्स लें तो उसमें देखिए उसका नाम हो जाता है, उसकी एज हो जाती है, उसकी हाइट हो जाती है, उसका वेट हो जाता है, ये सब उसके कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं। और उसके अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में यानी जो जिससे एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी, तो उसमें देखिए टॉक जो है वो आ जाता है, ये एक फंक्शन है पर्सन का। इस तरह लिसनिंग जो है वो एक फंक्शन है पर्सन का। इसी तरह जो है वो ईटिंग, ईट एक फंक्शन है पर्सन का। तो ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं वो उसके फंक्शंस में रिप्रेजेंट होते हैं। इस तरह आप कोई और दूसरी अपनी रियल वर्ल्ड की खुद से एक एग्जांपल उठा लें तो उसके भी स्टेट्स और बिहेवियर यानी डेटा और फंक्शंस होंगे जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे और उसके मुताबिक उस टास्क को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी जिसमें हम इंशाल्लाह चैप्टर 2 की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस के लिए कुछ इन्वायरमेंट्स को डिस्कस करेंगे और कैसे जो है एक सॉफ्टवेयर जो है के अंदर हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करना है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।